नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर एट गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो अर्थशास्त्र की जो उत्पत्ति हुई है मित्रों, वो ग्रीक भाषा के शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है घर के नियम। अब इस घर में जो रहता है वो उस मनुष्य के सामने, उस व्यक्ति के सामने कुछ समस्याएं होती है। एक तो होता है उसकी आवश्यकताएं असीमित होती है, और इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो साधन होते हैं वो संसाधन सीमित होते हैं। अब इन दोनों जो समस्याएं हैं, जो दोनों चुनौतियां हैं, इनके मध्य सामंजस्य बैठाने के लिए अर्थशास्त्र का विषय महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, इन चुनौतियों को पूरा करने के लिए, इन चुनौतियों का सामना करने के लिए मनुष्य को दो क्रियाएं करनी पड़ती है। एक होती है आर्थिक क्रियाएं और दूसरी होती है सामाजिक क्रियाएं। तो दोस्तों, आर्थिक क्रिया के अंदर मनुष्य क्या करता है? इन संसाधनों की पूर्ति के लिए वो धन कमाता है। तो ये जो आर्थिक क्रिया होगी वो धन कमाने हेतु की जाती है। इसके अंदर मनुष्य या तो कृषि कार्य करेगा, उद्योग धंधे, सेवा क्षेत्र में कार्य करेगा। इन क्रियाओं के माध्यम से वह धन की आपूर्ति करने की प्रयास करेगा। दूसरी जो चुनौती होती है मनुष्य के लिए, वह सामाजिक क्रिया। यह वह क्रिया है जिसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है। दोस्तों, सामाजिक क्रिया के अंदर मनुष्य का कभी भी पहला उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है। तो जब भी दोस्तों ये आर्थिक क्रिया और सामाजिक क्रियाएं जिस भी विषय के अंदर हम अध्ययन करते हैं, इनके बारे में, इसके सिद्धांतों के बारे में, इनके नियमों के बारे में जिस भी विषय में हम पढ़ते हैं, वो एक अर्थशास्त्र का विषय माना जाता है। हम सिंपल सी परिभाषा अर्थशास्त्र की पढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन की वह शाखा जिसमें मनुष्य के द्वारा उपलब्ध संसाधनों के कुशलतम उपयोग से अधिकाधिक मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने संबंधित नियमों और सिद्धांतों का निरंतर अध्ययन किया जाता है। यही अर्थशास्त्र है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अर्थशास्त्र का बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, अर्थशास्त्र का जो उद्देश्य होता है वो उपलब्ध संसाधनों के कुशलतम उपयोग से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होता है। जो भी संसाधन होते हैं सीमित, उनसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना ही अर्थशास्त्र का मेन उद्देश्य माना जाता है। दोस्तों, अर्थशास्त्र को हम अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में पढ़ते हैं। एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। माइक्रो को हम सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र भी बोलते हैं, और मैक्रो को समष्टि या वृहद अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। तो दोस्तों, जो व्यष्टि माइक्रो इकोनॉमी होती है, इसके अंदर हम किसी एक विशिष्ट व्यक्ति या संस्थाओं की आवश्यकताओं एवं उसकी आपूर्ति हेतु उपलब्ध संसाधनों का अध्ययन करते हैं। शब्दों में दोस्तों, इसका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी करने का जो फील्ड होता है, जो क्षेत्र होता है, वो एक पर्टिकुलर एक एरिया होता है। इसका क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है, और इस तरह से हम किसी एक व्यक्ति की या एक कंपनी की या एक एरिया खेत की यदि अध्ययन करते हैं तो वो किसका पार्ट माना जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसी प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम एक व्यक्ति या एक कंपनी के अध्ययन ना करके इसमें एक व्यक्तियों के समूह, समाज या राज्य या देश की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सीधा सा अर्थ है, जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है उसका जो कार्य क्षेत्र होता है दोस्तों, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र की तुलना में ज़्यादा विस्तृत होता है। हम जैसे किसी देश की आर्थिक अर्थव्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसकी जो देश की जो आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति होती है, आरबीआई हमेशा जब मौद्रिक नीति निकालता है
तो किसी राज्य के लिए नहीं निकालता है, वो पूरे देश के लिए होती है या किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती है। इसके अंदर प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन करते हैं और इसके अंदर देश की जीडीपी, राज्य की जीडीपी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से दोनों का क्षेत्र, समष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र होता है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स से ज़्यादा विस्तृत माना जाता है। दोस्तों अर्थशास्त्र के जो प्रकार होते हैं, एक होता है पूंजीवादी, एक होता है समाजवादी और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हम जानते हैं पहले कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। दोस्तों जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है किसी भी देश के अंदर, उसका मुख्य उद्देश्य हमेशा लाभ कमाना होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमेशा व्यक्ति से ज़्यादा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दोस्तों व्यक्ति से ज़्यादा उत्पादन को अधिक महत्व दिया जाता है और इसका उद्देश्य आर्थिक कल्याण को प्राप्त करना होता है, ना कि सामाजिक कल्याण को। और दोस्तों जहां उत्पादन से संबंधित समस्त नियम कि कितना उत्पादन करना है, क्या उत्पादन करना है, किस मूल्य पर उत्पादन करना है, इन सब के बारे में महत्व अधिक दिया जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें सरकारी नियंत्रण कम होता है, हस्तक्षेप होता है सरकारी कंपनियों का या सरकार का। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों, उसके जनक एडम स्मिथ को माना जाता है और ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण हम अमेरिका की अर्थव्यवस्था से ले सकते हैं। दूसरा है दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी जो अर्थव्यवस्था जिस देश के अंदर होती है, उस देश का मुख्य उद्देश्य होता है अधिकतम सामाजिक कल्याण को प्राप्त करना। तो इसमें उत्पादन की जगह व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। जहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति की जगह उत्पादन को अधिक महत्व दिया जाता था, वही समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की जगह व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। और दोस्तों इसके अंदर सरकारी नियंत्रण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना में अधिक माना जाता है। इसमें अधिकतर समाजवादी सरकार का नियंत्रण होता है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य ही सामाजिक कल्याण होता है, ना कि आर्थिक लाभ को प्राप्त करना होता है। दोस्तों जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसके जनक कार्ल मार्क्स को मानते हैं और जो ये अर्थव्यवस्था है उसके उदाहरण हम सोवियत संघ यानी रूस से ले सकते हैं। तीसरी जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों वह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये वह अर्थव्यवस्था है जो पूर्णतः न तो पूंजीवादी होती है और न ही समाजवादी। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। हम कह सकते हैं कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है उसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण को प्राप्त करते हुए आर्थिक लाभ या धन की प्राप्ति करना। दोस्तों जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसके जनक हम जॉन्स मेनार्ड केन्स को मानते हैं और मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है उसका उदाहरण हम भारतीय अर्थव्यवस्था से ले सकते हैं, क्योंकि भारत के अंदर जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था मानी जाती है, ना कि पूंजीवादी और ना ही समाजवादी, दोनों का मिश्रण। यहाँ पर निजी क्षेत्र को भी कई क्षेत्रों के अंदर पूर्णतः अधिकार होता है जैसे हस्तक्षेप नहीं करते हैं, और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर निजी क्षेत्र के लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं होते हैं, वहाँ पे पूर्ण होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।